नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th विज्ञान सब्जेक्ट। क्या है? क्लास 10th की विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है चैप्टर का? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और इस साल भी आने की संभावना है। तो आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे और सीखेंगे। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम समाप्त करने वाले हैं, तो क्लास को थोड़ा अच्छे से सीखेंगे और कमेंट करते रहेंगे ना। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? क्या है? यह कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। अच्छा, सबसे पहली बात, रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं? यही इन्होंने पूछ लिया है ना। तो क्या होती हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक परस्पर क्रिया करके कोई नया उत्पाद बनाए। नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से समझो। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, क्या परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हों। कैसे पदार्थ बनाते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जैसे कहें C+O2 आपस में ये क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? CO2। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर हम इसको जानें, ये तो सिंपल सी अभिक्रिया होगी। जैसे हम कहें NH3 + HCl, ठीक है, NH4Cl क्या हो जाएगा? NH4Cl। ये भी क्या हो गई? एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, ये भी हमको समझ लेना है। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, सभी को हम जानेंगे साथ के साथ। ठीक है, पहले हम समझ गए। अच्छा, ये कह रहा है प्रत्येक को यह कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, प्रकार की अगर चर्चा की जाए तो कई प्रकार हैं। जैसे की बात की जाए संकलन अभिक्रिया, कौन कौन सी हैं? संकलन अभिक्रिया, संकलन मतलब जुड़ना, और विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं पर हम चर्चा करेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बहुत सारे प्रकार हैं, सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे? एक बार कमेंट करके बताएंगे क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। साथ के साथ आप सभी का एक सबसे ज़रूरी काम ये है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करेंगे। सभी से बस इतना छोटा सा काम है कि सभी दोस्तों के पास शेयर करना है, जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो उतनी ही जल्दी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस काम को कीजिए, हम आपको पढ़ाने का काम करते हैं। पहले है संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है? संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो समझेंगे संकलन अभिक्रिया क्या है। तो ध्यान से समझो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर क्या हो जाएं? परस्पर ये जुड़ जाएं, परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने बताया था उदाहरण आप सभी के लिए, वही उदाहरण है। क्या बताया था भाई? कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से जब हम कराते हैं तो CO2 बनता है। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संकलित होकर जुड़कर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। अभिक्रिया जुड़ रहे हैं, अच्छा समझना, इसे कहते हैं अभिकारक। एरो से पहले जो भी होता है उसे हम कहते हैं अभिकारक, और एरो के बाद जो हमें प्राप्त होता है उत्पाद। ठीक है, इस बात को भी समझते चलना। तो अभिकारक परस्पर जुड़कर क्या करते हैं? परस्पर जुड़कर उत्पाद बनाते हैं। क्या कहलाती है अभिक्रिया? संकलन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी अभिक्रिया कहना चाहें तो S+O2, एरो SO2, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संकलन अभिक्रिया कहलाएगी। और भी उदाहरण लिखना हो तो हम लिख सकते हैं NH3
प्लस HCl एरो NH4Cl। ठीक है, सभी के सभी उदाहरण जो हमारे हो जाएंगे वो हो जाएंगे संकलन अभिक्रिया के। संकलन मतलब संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको आप सभी को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है ना। आगे चलें, क्लियर है सबको? इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, सभी को अच्छे से आनी ही चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या है वियोजन अभिक्रिया? क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, वियोजन नाम से क्लियर है, वियोजन मतलब टूटना। अगर किसी अभिक्रिया का, किसी अभिकारक का टूट रहा है, अपघटन हो रहा है, तो उस क्रिया को हम बोलेंगे क्या? वियोजन अभिक्रिया। जैसे भाई, तो जैसे में समझेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। ठीक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक क्या हो? अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, क्या कहलाता है? वियोजित हो जाता है। क्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह से टूटता है, तो समझेंगे। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत द्वारा संपन्न होती है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत द्वारा संपन्न होती है। इस आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की हो जाएगी। ऊष्मीय अपघटन। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की हो जाएगी? 3 प्रकार की। एक ऊष्मीय अपघटन, एक प्रकाश अपघटन, तीसरा विद्युत अपघटन। ठीक है, एक एक करके जानेंगे। उदाहरण को जान लो थोड़ा सा। क्या है? CaCO3। ठीक है, अगर हम इसको क्या करें? ऊष्मा दें। क्या दें? ऊष्मा दें। ठीक, CaCO3 को अगर हम थोड़ी सी हीट देते हैं, क्या करते हैं? जब हम इसे हीट देते हैं तो ये टूट जाता है CaO प्लस CO2। किसमें? CaO और CO2। हीट देने पर क्या है? CaCO3 अवयवी तत्वों में टूट गया, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? हीट की वजह से ऊष्मीय वियोजन। क्या हो जाएगा? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा के कारण ऐसा हुआ ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, दूसरा समझेंगे, प्रकाश अपघटन भी समझ लो। जैसे कि AgCl है। क्या है? AgCl जो है प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति? प्रकाश की उपस्थिति में होता क्या है? इसके 2 ले लो, ये टूट जाता है 2Ag प्लस Cl2। ठीक, प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन हुआ। समझो, किसी यौगिक का अपने अवयवी यौगिकों में छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूटना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक, अगर यह अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में कहलाती है तो ऊष्मीय वियोजन। अगर यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो प्रकाश अपघटन। प्रकाश वियोजन या अपघटन एक ही बात है। ठीक है, अगर ये अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में होती, किसकी में? अगर हम इसी अभिक्रिया को विद्युत की उपस्थिति में करते तो, भाई इस अभिक्रिया को भी जान लो, थोड़ा सा जरूरी है, सब कुछ जानना जरूरी है ना। जैसे KCl इसके भी 2 ले लो। क्या हम कर रहे हैं? विद्युत अपघटन। क्या कर रहे हैं? विद्युत अपघटन। क्या कर दिया भाई हमने? विद्युत अपघटन किया। विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें क्या होगा? ये टूटेगा। क्या होगा? ये टूट जाएगा और हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होगी एनोड पर। कहाँ? एनोड पर प्राप्त हो जाएगी क्लोरीन, और पोटेशियम प्राप्त हो जाएगा कैथोड पर। कहाँ? कैथोड पर। ठीक है, अब फिर से समझो क्या है। इस पदार्थ का विद्युत द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत अपघटन किया। करंट लगाते हैं हम जब KCl के जलीय विलयन में, तो क्या होता है? हमें एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है और कैथोड पर पोटेशियम। अब किसके द्वारा अपघटन हुआ? विद्युत द्वारा। तो नाम क्या हो जाएगा इस अभिक्रिया का? विद्युत अपघटन। ठीक है, अगर आपसे कुछ भी पूछ ले तो आप बता सकते हैं अपघटन या वियोजन, एक ही बात है ना। क्लियर हो गया? वियोजन अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। 3 तरह की होती है, ऊष्मीय, प्रकाश और विद्युत। ऊष्मीय, प्रकाश और विद्युत। कोई डाउट? हाँ,
आप सभी कमेंट करते रहेंगे क्लास कैसी लग रही है। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके आधार पर ही लेकर आएंगे ना। ठीक है, जल्दी से सभी कमेंट कर दीजिए और हमें बताइए क्लास कैसी लग रही है ना। आगे चलते हैं। आगे है विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। क्या है विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, से क्या तात्पर्य है, आगे एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यही है तात्पर्य का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, या फिर कह रहे हैं वो प्रतिस्थापन। देखो विस्थापन कहे या प्रतिस्थापन कहे एक ही बात है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलो ध्यान से समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, इसको हटाते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। अच्छा, इस तरह से समझो, जैसे एक रिएक्शन है CuSO4 + Zn। अब होता क्या है इस क्रिया में, इस क्रिया को यहाँ से समझेंगे। किसी यौगिक के एक अणु के एक परमाणु, ये यौगिक है, इसका एक परमाणु है कौन, Cu। कौन है, Cu, ठीक। Cu के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए। ये जिंक क्या करता है, इस Cu का स्थान ले लेता है। जब किसी यौगिक के एक परमाणु के स्थान पर दूसरा परमाणु आ जाता है, इसको हटा दिया, Cu को ये हटा देगा और क्या बनेगा, ZnSO4 + Cu। फिर से समझो क्रिया को। जिंक ने क्या किया, इस यौगिक के इस परमाणु को हटा दिया। जिंक ने इसको हटाया और कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को हटाना या प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है। दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक तत्व के स्थान पर वो अगर समझ नहीं आए तो इसे समझ सकते हैं, एक तत्व के स्थान पर उससे अधिक अभिक्रियाशील किसी यौगिक का तत्व आ जाता है। मतलब एक तत्व के स्थान पर उससे अधिक क्रियाशील यौगिक का कोई तत्व आ जाता है तो यह अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर सल्फेट की क्रिया अगर हम जिंक से कराते हैं तो कॉपर इस विलयन से निकल जाता है, जिंक इसकी कॉपर के स्थान पर आ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। कई बार ये पूछी हुई है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डुबोने पर क्या होता है, तो जिंक की छड़ जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है। अगर हम यही क्रिया अगर हम बात करें Fe के साथ तो सेम क्रिया है Fe के साथ भी ना। क्या है कि अगर हम ध्यान से समझेंगे तो क्रिया को समझ लेना। जैसे CuSO4 + Fe, तो Fe क्या करता है, Fe भी Cu को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या बनता है, FeSO4 + Cu। क्लियर है। आप सभी का काम यही है कि आप बार बार इस अभिक्रिया पर क्या करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, हमें बताते रहेंगे कि आपको ये रिएक्शंस समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, आगे चलें भाई। हाँ, सारी बातें समझ आ रही हैं अभी तक। अब पढ़ रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्लियर है। क्या कह रहा है, उदाहरण देकर ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं स्पष्ट करनी है। जैसे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य किसका, आयनों का आदान प्रदान होकर उत्पाद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। अगर हम बात करें रिएक्शन की तो Na2SO4 की क्रिया अगर हम BaCl2 से करा दें, और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, कोई सी भी क्रिया हम करा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ध्यान देना है कि BaCl2 से क्रिया करा रहे हैं Na2SO4 की। अच्छा, क्या विस्थापन, देखो अगर Ba जो है Na को हटा दे, Ba जो है Na को हटा दे तो विस्थापन, और Na भी Ba को हटा दे तो द्विविस्थापन, दोनों तरफ से विस्थापन यही होता है। Ba यहाँ आ जाता है तो बनेगा BaSO4
प्लस Na के 2 हैं, Cl के 2 हैं, तो क्या बन जाएगा 2NaCl। ठीक है, एक बार सभी समझो क्या हो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होकर उत्पाद बनता है क्या कहलाती हैं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में यहाँ से अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। हर साल पेपर में यहाँ से कोई ना कोई अभिक्रिया पूछी गई है, तो आप सभी क्या करेंगे, इन अभिक्रियाओं को थोड़ा ढंग से पढ़ लेंगे ना। अच्छा, दूसरी अभिक्रिया समझें तो AgNO3 क्या है? AgNO3 प्लस KCl क्या है? AgNO3 प्लस KCl। अगर आप इस क्रिया को समझेंगे तो इस क्रिया में होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। K जो है सिल्वर को विस्थापित करता है और सिल्वर जो है Ag को विस्थापित करता है, इसको Ag को विस्थापित करता है। ठीक है, अब समझो क्या बनेगा फिर। देखो K जब यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा KNO3, क्या बन जाएगा KNO3 प्लस AgCl, क्या बन जाएगा AgCl। हाँ हाँ भाई, समझ में आ रहा है। AgNO3 की क्रिया KCl से कराते हैं तो सिर्फ आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, K जो है Ag की जगह आ जाएगा और Ag जो है K की जगह आ जाएगा। क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अगर सिर्फ K होता तो Ag निकल जाता, सिर्फ विस्थापन कहलाती ना। सारी बातें यहाँ तक समझ आ रही हैं। आगे चलें, जल्दी से हमें बताओ, आगे चलें। एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, हर साल पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ना। सभी महत्वपूर्ण ही हैं, इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। जो भी आज हम करा रहे हैं आपको, पूरे चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, हर एक पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलते हैं अभिक्रियाओं की तरफ। क्या है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? अर्थ बताना है, मतलब आपको टिप्पणी लिखनी है, इसमें कुछ सोचना नहीं है ना। आगे ये कह रहा है उदाहरण भी दीजिए। उदाहरण तो हमको देना ही देना है, बिना उदाहरण की केमिस्ट्री में कोई नंबर नहीं मिलता। रिएक्शन लिखने की आदत बना लेना, ठीक है, समझनी है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा को छोड़ती हो, समझो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा अथवा ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ गए ना, जो ऊष्मा को छोड़ रहा है, दे रहा है हमें, ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन को वायु में जलाने पर, किसको? कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। तो आपको बस यही समझना है, कार्बन को अगर हम वायु में जलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2, और क्या प्राप्त होगी हमें? ऊष्मा। क्या मिल जाएगी? ऊष्मा हमको मिल जाएगी। ठीक है, रिएक्शन समझ आ रही है? रिएक्शन सबको समझ आ रही है या नहीं? हाँ, क्लियर है, सारी बातें समझ आ गई। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ गए। आगे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है, समझेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या हो जाए? ऊष्मा यदि अवशोषित करें, ठीक है, यदि ऊष्मा अवशोषित करेंगे तो उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। फिर से समझो, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है क्या कहलाती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर हमसे पूछा जाए, जैसे उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो जैसे HGO, क्या है? HGO। चलो, अगर इसकी बात की जाए तो ये ऊष्मा ग्रहण करता है। क्या करता है? ऊष्मा ग्रहण करता है और उसके बाद ये टूट जाता है। किसमें? 2Hg और O2। इसमें 2Hg और O2। तो ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा ग्रहण करती है, अवशोषित करती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। अच्छा, एक चीज़ और समझनी है, एक बात और समझनी है। ये तो पहला उदाहरण हो गया। दूसरा, आप सभी जानते होंगे, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो दिन में होती है। आपने सुना होगा, कब होती है? दिन में। कब? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में।
तो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश में क्या है, ऊष्मा। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्मा ग्रहण करेंगे तभी वो क्रिया होगी। तो हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, किसकी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। हाँ भाई, जल्दी से आप सभी से हमारा कहना यही है, आप कमेंट किया करेंगे अधिक से अधिक ना, जिससे कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन चीज़ें लेकर आते रहेंगे। डिपेंड करेगा आपकी कमेंट पर और आप कितना इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। आप लोग शेयर करिए, हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे ना। क्लास 10 बहुत आसान है, कुछ भी इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को ध्यान से समझ लेना है। वीडियो को क्या कर लेना है, ध्यान से समझ लेना है। आगे चलते हैं। उपचयन तथा क्या है, उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या कीजिए। किसकी, उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या करनी कह रहे हैं, तो पहले समझेंगे उपचयन। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, ऑक्सीकरण भी लिखा होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, लाइन याद रखना, ऑक्सीजन का संयोग हो उपचयन कहलाती है, या हाइड्रोजन का त्याग हो, क्या हो, हाइड्रोजन का त्याग हो उपचयन कहलाती है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो क्या कहलाती है, उपचयन कहलाती है। इन सभी बातों को कहीं नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, सारी बातें समझ आ रही हैं। ठीक है, चलो आगे समझेंगे। जैसे अगर कोई कहे कि सर बताओ एक बार इस क्रिया को कि क्या है, तो किसी भी क्रिया में ऑक्सीजन का संयोग मतलब C+O2 एरो CO2 अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई, इस कार्बन में देखो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो इस क्रिया को अगर हम देखें ध्यान से तो क्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, Na क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, त्यागता के अंदर है एरो से आगे, जब इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा तो त्यागने के बाद इस पर उतने ही प्लस के चार्ज आ जाएंगे ना, तो ये भी क्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन। ठीक है, अच्छा एक बात और समझना, एक शब्द और आता है ऑक्सीकारक और अपचायक। क्या आता है, ऑक्सीकारक और अपचायक। तो समझ लेना, इस बात को भी बहुत ढंग से समझ लेना है। क्या समझना है, ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, ऑक्सीकरण की क्रिया करता है या उपचयन की क्रिया करता है, उस पदार्थ को हम कहते हैं, याद रखना, ये पदार्थ कहलाएगा क्या, अपचायक। क्या कहलाएगा, अपचायक। फिर से समझो, ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, अपचायक कहलाता है, हाइड्रोजन त्यागता है, अपचायक कहलाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अपचायक कहलाता है। तो सोडियम क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। बहुत ज़रूरी चीज़ है, अक्सर पेपर में पूछ लेता है कि ऑक्सीकारक व अपचायक बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें, अपचयन क्या है, ठीक है, अपचयन क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो। समझो भाई, लास्ट से यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, त्यागा जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन त्यागा जा रहा है, हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है, हाइड्रोजन ग्रहण, और इलेक्ट्रॉन भी क्या किया जाता है, ग्रहण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हम फिर से आपसे कहेंगे, इनको कहीं नोट कर लेना, ये तीनों पॉइंट आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, चलो क्लियर है सबको। ठीक है भाई, आगे चलें। उदाहरण कि सर एक उदाहरण बता देते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, अगर हम उदाहरण की बात करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, जैसे Zn, क्या लिख सकते हैं, ZnO+C एरो Zn+CO। अच्छा यहाँ से समझो, Zn के साथ कौन था, थोड़ा सा ध्यान देंगे, Zn के साथ कौन था, O। अगर इधर ध्यान देंगे तो क्या है, O त्याग दिया, ऑक्सीजन का त्याग, ऑक्सीजन का क्या हो गया, त्याग। तो क्रिया क्या कहलाएगी, हाँ भाई, क्रिया क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी भाई अपचयन। क्या कहलाएगी, अपचयन।
और फिर से समझना, ऐसा पदार्थ जिसने ऑक्सीजन त्यागा वो पदार्थ कहलाएगा ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। ZnO क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। अच्छा, अगर आपको कहना हो कि सर उसी में से बता दीजिए, तो ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो कहलाएगा अपचायक। और मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यही क्रिया Na+ जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्रिया अपचयन और जो Na प्राप्त हो जाएगा ना, ये क्रिया भी क्या कहलाएगी? अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। सारी बातें यहाँ तक क्लियर हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। आगे उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे अच्छी बात यह है, ऐसी अभिक्रिया समझेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ हों। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। समझो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण, समझे, एक का क्या होगा? ऑक्सीकरण, तथा दूसरे का अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे H2S क्या है? H2S प्लस SO2। ठीक है, उदाहरण की बात की जाए तो किसकी बात की जाए? उदाहरण की बात की जाए तो H2S प्लस SO2, इसको देखो क्या कर सकते हैं आप बताओ। एक तो हम निकाल सकते हैं H2O। क्या निकालते हैं? अगर इसके हम 2 ले लें तो एक S प्राप्त हो जाएगा प्लस 2H2O। क्या बन जाएगा? 2H2O और S के जो हो जाएंगे 3। ठीक है, अगर इस क्रिया को ध्यान से समझें, इस क्रिया को ध्यान से समझें तो क्या हो रहा है, देखो इस क्रिया को समझो। H2S से हम जाएंगे S पर, क्या हुआ? यहाँ से ध्यान से समझो, हाइड्रोजन थी, क्या थी? सल्फर के साथ हाइड्रोजन थी। हाइड्रोजन का त्याग, किसका त्याग? हाइड्रोजन का त्याग। यदि हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, फिर से समझो, किसका त्याग हो रहा है? हाइड्रोजन का त्याग। तो क्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन। क्रिया क्या कहलाएगी? उपचयन। क्लियर है? कौन सी हो गई? अब दूसरी समझते हैं। क्या समझना है? दूसरा। दूसरे को कैसे समझेंगे भाई? इसी से समझेंगे, यहीं से। SO2। SO2। ठीक है, क्या कर रहा है? देखो SO2 से S। ठीक है, यहाँ O था, O निकल गया। ऑक्सीजन का त्याग, किसका त्याग? ऑक्सीजन का त्याग हो जाए तो क्रिया अपचयन। क्या कहलाएगी? अपचयन। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, क्रिया कहलाएगी रेडॉक्स। क्या कहलाएगी? रेडॉक्स। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण, ठीक है, और एक का अपचयन होता है, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत अधिक समय हम नहीं लेंगे क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसको जल्दी से पढ़ लेना ना। संक्षारण क्या है? संक्षारण जानते हैं? जानते तो सभी होंगे। हमारे आसपास जितनी भी धातुएं होती हैं, क्या होती हैं? धीरे धीरे नमी की उपस्थिति में, बारिश होती है उसकी उपस्थिति में धीरे धीरे गल जाती हैं। उनका धीरे धीरे गलना या जंग लगना, वो क्रिया कहलाती है संक्षारण। समझेंगे क्या है संक्षारण? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब इनका क्षरण होने लगता है। क्या होने लगता है? क्षरण होने लगता है। इस प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना एक संक्षारण की ही प्रक्रिया है। देखा भी होगा, हमारे जो पीतल के बर्तन होते हैं उन पर भी हरा हरा सा क्या हो जाता है? कलर सा हो जाता है ना, वो भी किसका उदाहरण है? संक्षारण का ही। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, जंग का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? जंग का। अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखना Fe2O3.XH2। ठीक है, आप सभी को फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? फॉर्मूला याद रखना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है। हर साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम वैसे ही चर्चा कर रहे हैं ना, तो हर एक टॉपिक को पढ़ते रहेंगे। जो भी टॉपिक्स
आपको समझ आए, कम समझ आए उसको दोबारा देख लेंगे, और जो समझ आ रहा है उसको एक बार में ही हम क्लियर करते हुए चलेंगे ना। क्या पढ़ लिया हमने? संचरण। अब हम बात करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है विकृत गंधिता। क्या नाम है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? कई बार देखा होगा गर्मियों के टाइम में हम देखते हैं कि हमारी सब्जी है, सुबह सब्जी बनी, शाम तक सब्जी में से कुछ स्मेल आने लगती है। स्मेल जो आती है वही कहलाती है विकृत गंधिता। गंध में चेंज आ जाना, समझो। जब वसा अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ, कैसे? वसा तथा तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है, तब वे उपचयित होकर क्या हो जाते हैं? उपचयित होकर दुर्गंधमय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? दुर्गंध, उनमें से दुर्गंध आती है और उनका स्वाद भी बदल जाता है। देखा है कभी जब सब्जी खराब हो जाती है तो उसको जब हम चखते हैं तो उसका देखते हैं कि आज तो इसका टेस्ट बदल रहा है, कुछ तो रीज़न है, फिर पता चलता है कि वो तो खराब हो गई है ना। खराब होना यही है, टेस्ट बदल जाता है, उसमें से गंध भी आती है। समझेंगे, इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है। कभी कभार होता है दुकान वाले समोसे हमें क्या दे देते हैं? बुसे हुए आलू के, शाम का आलू सुबह को पैक करके दे देते हैं, तब भी हम कहते हैं कि इन आलू में से कुछ, समोसे में से कुछ स्मेल सी आ रही है। खा तो लिए जाते हैं, बाद में पता चलती है ना क्या है वो, इसी के कारण है, उसका स्वाद क्या हो जाता है? बदल जाता है ना। तो ध्यान से समझना। उदाहरण और भी कई चीज़ें हैं, जैसे नमकीन और चिप्स। देखा है कभी नमकीन और चिप्स का पैकेट देखा होगा, नमकीन का, चिप्स का देखा होगा, उसमें कुछ गैस भरी होती है। गैस क्यों भरी जाती है? कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। याद रखना कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन या हीलियम, इन दोनों में से कोई भी गैस भरी जा सकती है। मेन चीज़ ये याद रखनी है, वो किस लिए होती है? विकृत गंधिता को रोकने के लिए। ठीक है, फिर से समझेंगे। नमकीन, चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक रखने पर, इनको हम लंबे समय तक रखते हैं तो ये दुर्गंधमय हो जाते हैं। इनका दुर्गंधमय होना ही क्रिया कौन सी कहलाती है? विकृत गंधिता। क्या कहलाती है? विकृत गंधिता। उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको वीडियो देख लिया है तो एकदम समझ में आ रहा होगा, और आप यहाँ तक देखते हुए इस वीडियो को आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। साथ के साथ आप कमेंट करके बताएंगे वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इनको पढ़ते हुए चलना। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो क्या है? CaSO4 प्लस डॉट हाफ H2O। ठीक है, हर चीज़ को समझना है। ये कह रहे हैं डॉट 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 और जिप्सम प्लस डॉट 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 डॉट, हम भी बना देते हैं, प्लस जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 डॉट 2H2O। भाई अंतर देखो किस चीज़ का है? अंतर देखो, देखो यहाँ जल के 2 हैं और यहाँ आधा है, तो भाई 1.5 की ज़रूरत है, तो 1.5 मतलब 1 सही 1/2 H2O यहाँ आ जाएगा। अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। हाँ भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ, सारी बातें क्लियर हैं? आगे चलें। ठीक है, आप सभी की कमेंट बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है ना। आगे ये कह रहा है हाइड्रोजन क्लोरीन क्रिया करती हैं और क्या बनता है? भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन जब क्रिया करती हैं तो क्या बनता है? 2HCl। इसमें क्या सोचना है, ये तो सिंपल है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा समझते चलना। हाइड्रोजन क्लोरीन क्रिया करेंगे, 2HCl बनाएंगे, और कुछ नहीं है। आगे पेपर में आई हुई रिएक्शन है इसलिए हम चर्चा करा रहे हैं, वरना इतनी कठिन नहीं है, आसान ही है ना। जिंक कार्बोनेट, फॉर्मूले पता हो? फॉर्मूले नहीं पता होंगे ये क्रियाएँ नहीं होंगी। क्रियाएँ तभी होंगी जब फॉर्मूले पता है। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को जब हम थोड़ा सा हीट कर देंगे ना तो क्या होगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा ZnO। समझो, ZnO निकल गया, बचा क्या? CO2। क्या बच गया? CO2। ठीक है, आगे। हाँ भाई कमेंट करते रहना, समझ आ रही है नहीं आ रही? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है भाई। ठीक है, ये कह रहे हैं किससे क्रिया कराएं कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बन जाए और हाइड्रोजन निकल जाए। भाई दिख नहीं रहा क्या? हैं, दिख तो रहा है। इससे क्रिया की कह रहे हैं, किससे? HCl से। तो 2HCl से क्रिया कराएंगे, MgCl2 बन जाएगा और H2 निकल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ भाई कमेंट करो। चलो आगे चलते हैं ना। हाँ फास्ट ही करनी है इतना, ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। बेरियम क्लोराइड, किसकी क्रिया? बेरियम क्लोराइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखो बस, H2SO4 से ना। ये कह रहे हैं क्या बनेगा? और HCl निकलेगा। क्या निकलेगा?
HCl। तो भाई हमको भी मालूम है HCl जब इन्होंने निकाल दिया है तो हम कौन होते हैं, अभिक्रिया को रोकने वाले हैं। HCl निकाल दिया, 2H 2Cl, तो HCl के 2 निकलेंगे और समझो BaSO4 क्या बन गया, BaSO4। ठीक है, आगे चलें। आगे कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, बताओ भाई सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3। शायद इस तरह की रिएक्शन हमने कराई है। सोडियम आयोडाइड Na से क्रिया कराएंगे, ये कह रहे हैं क्या बनेगा भाई साहब, ये बता दो बस, प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। जल्दी से, बहुत टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है ना। क्या होगा समझो, Na यहाँ आ रहा है तो Ag भाई साहब यहाँ आ जाएंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। Na इस जगह तो Ag यहाँ, तो क्या बनेगा AgI और NaNO3। ठीक है, अभिक्रियाओं को समझते रहना। कौन सी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया CaOH का होल ट्वाइस की क्रिया CO2 से। और ये कह रहे हैं भाई साहब कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है और जल बनता है। ये तो ठीक है, संतुलित करनी है, एक बार चेक कर लो संतुलित है भी या नहीं। देखो Ca का 1 है, Ca का 1 है, C का 1 है, C का भी 1 है, सही तो है। O के 4 हैं, O के 4 हैं, H के 2 हैं और H के 2 हैं। ठीक है, यही लिखनी थी, कुछ नहीं करना था आपको, केवल ये लिखना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है, लिखना ही था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है ना। आगे चलेंगे, आगे कह रहा है जिंक की क्रिया। जिंक की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से ना, इनका कहना मानते रहो। ये कह रहे हैं जिंक नाइट्रेट बनता है। फॉर्मूले याद रखें, अगर फॉर्मूले नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। जिंक नाइट्रेट समझो, ये जिंक यहाँ आ जाएगा ZnNO3। ठीक है, ZnNO3 का होल ट्वाइस 2 जोड़ता है ना ये। ठीक है, तो इसके 2 ले लो। NO3 के कितने हो जाएंगे भाई, NO3 के कितने हो जाएंगे 2, तो Ag 2Ag निकल जाएगा। यही तो कह रहे हैं सिल्वर निकलता है। समझो भाई, जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है, जिंक नाइट्रेट बनता है और क्या निकलता है, सिल्वर। बस आपको यही लिखना था। संतुलित करने के लिए Zn 2 जोड़ेगा, तो हमने NO3 के लिए लिए 2 और कुछ नहीं है ना। क्लियर है, कमेंट कर देना हाँ भाई। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है आयरन जल से क्रिया करता है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है ना। समझेंगे, आयरन है तो क्या लिख लेंगे Fe प्लस जल का मतलब H2O। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए ना। आयरन ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ध्यान क्या रखना है, Fe के 3, Fe के कितने हैं 3, तो Fe के 3 लिख लो। ठीक है, अब देखो Fe के 3 हो गए, O के हैं 4 तो यहाँ 4 ले लो। अब H के हैं 8, कितना कर दो 4। तो संतुलित करना कोई भी कठिन काम नहीं है, आप एक बार इसको समझेंगे तो ये क्रियाएं संतुलित हो जाएंगी। आगे चलते हैं, ये कह रहा है कि अच्छा संतुलित अब करनी है अभिक्रिया ना, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। CO2 प्लस H2O एरो, इस अभिक्रिया को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है इसमें कि सबसे कम जगह कौन आ रहा है। देखो O तो हर जगह है ना, तो O को तो छोड़ दो। H इसमें 2 जगह है, यहाँ 1 जगह है। अच्छा C 1 जगह है और C 1 जगह है, तो इसको सबसे कम वाले को पहले संतुलित करो। कार्बन के 6 तो यहाँ 6 ले लो। ठीक है, अब देखो किसको बराबर करना है। O तो सभी जगह है तो O को छोड़ो, H को देखो 12 और 2, एक काम करो कितने से गुणा कर दें। अगर इसको अगर हम देखेंगे तो 12 तो 7, 12 और 2 14, तो लगभग 7 से करेंगे तो O कम पड़ जाएंगे ना। लगभग कितने से करो, पहले एक बार 10 से करके देखो, कितने से करके देखो 10 से हो जाएंगे H के 20, 12 और कितने लेने पड़ेंगे 8, 4 दूनी 8, 20। ओके गिनो, ओके 4 और 6 10, वो तो बराबर नहीं होंगे ना, ज़्यादा हो रहे हैं। एक काम और करो, कितना ले लो फिर से समझेंगे, थोड़ा सा समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा भाग करना पड़ेगा, 12 ले लो, कितना 12, तो H के कितने हो जाएंगे 24, H के हो गए 24। ओके भी गिन लो, ओके 6 दूनी 12 और 12 कितने हो गए, ओके भी हो गए 24। अब समझो H के 24 करने हैं तो H के 12 और 6 दूनी 12 कितने हो गए
24, एच तो बराबर हो गया। अब ओ को गिनो, ओ के 6 और यहाँ ओ के 6, 6 और 6 12 और कितने चाहिए 24, तो हम यहाँ कर दो 6, 6 दूनी 12, 12 6 12 6 12 6 कितने हो गए 24, सभी बराबर हो गए। फिर से समझो, एक बार और संतुलित करके देख लेना है। क्या संतुलित करके देखना है? अच्छी रिएक्शन है, सी के 6 सी 6। अब गिनो ओ के हैं 12, क्या हो गए भाई, ओ के हैं 12 और 12 24। देखो फिर से समझो, ओ के 2 2 छक्के 12, ओ के 2 2 छक्के 12 और ओ के हैं 12, तो देखो 6 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गए 6 और 12 18 और 6 24। ठीक है, संतुलित हो गए। एच को देखो, 12 दूनी 24, 12 यहाँ है और 6 दूनी 12 यहाँ है, 24 हो गए। क्लियर है? आगे अच्छा, इस अभिक्रिया को MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, आप सभी के लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। आप सभी का काम ये है कि कमेंट करना है इस वीडियो में, कि मैं क्या करना है, कमेंट में जाना है, इस अभिक्रिया को संतुलित करके, क्या करके, संतुलित करके आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, क्लियर है? आपकी कमेंट के आधार पर ही हम समझेंगे कि आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इस वीडियो को कमेंट करके हमें बताना है, उसी आधार पर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी अगर इसी तरह की क्लास 10th साइंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम उतनी ही जल्दी आपके लिए सभी चैप्टर्स की वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।